माँ जी, आप अपनी बहू को पहचान नहीं पाई। मैं आपकी बहू, पहली बहू रूही हूँ। रूही बहू, तू अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। ये तेरी दुनिया नहीं है, फिर तू हमें क्यों परेशान कर रही है? सुमित्रा की बात सुनकर रूही काजल का शरीर हवा में उड़ाकर नीचे पटक देती है और अचानक ही काजल अपने घुटने के बल चलते हुए सुमित्रा के पास आती है। सिर्फ 3 दिन और 3 दिन बाद मैं दोबारा आऊंगी। इस घर को तबाह कर दूंगी, आग में जलाकर सब कुछ राख कर दूंगी। इतना कहकर रूही काजल के शरीर को छोड़कर चली जाती है और काजल जमीन पर गिर जाती है। काजल की ऐसी हालत देख सुमित्रा गांव वालों को अपनी कोठी में बुलाती है और उन्हें सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर देखा, मैं तो कहती थी कि हमारे इस गांव में कोई नहीं बल्कि रूही की आत्मा है। तुम सही कह रही थी नीलम बहन, लेकिन रूही की आत्मा हम गांव वालों को मार क्यों रही है? आखिर ऐसा कौन सा बदला है उसका जो वो हम गांव वालों को मार कर ले रही है? रूही की आत्मा इस तरह क्यों भटक रही है? बस यही सवाल सभी गांव वालों के मन में था। पर क्योंकि 3 दिन बाद दिवाली और अमावस की रात थी, इसलिए अब सभी गांव वाले एक तांत्रिक से सलाह मशवरा करते हैं। वो ऐसा क्यों कर रही है और वो सिर्फ दिवाली पर ही लोगों की जान क्यों ले रही है, ये तो बस सब रूही की रूह ही बताएगी। इस दिवाली यानी अमावस की रात को काली शक्तियों की ताकत 4 गुनी बढ़ जाती है और इसी रात हमें रूही से ये जानना होगा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन याद रहे, उस रात किसी के भी घर अंधेरा नहीं होना चाहिए। अगर गलती से भी किसी के घर अंधेरा हुआ तो समझो उस घर की मौत निश्चित है। तांत्रिक की बात सुनकर अब गांव के सभी लोग खौफ में आ जाते हैं और अब सभी लोग दिवाली की रात का इंतजार करने लगते हैं। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाता है और विक्रम अपनी पत्नी नेहा के साथ गांव में आता है। दरअसल विक्रम किसी और का नहीं बल्कि रूही का पति और सुमित्रा का बेटा था। नेहा विक्रम की दूसरी पत्नी थी। आओ बहू, अपने ससुराल में अपने कदम को रखकर इस घर को खुशहाली से भर दो। नेहा अब खुशी से अपने घर में कदम रखती है, तो तभी उसको सुमित्रा के पीछे खड़ी एक काली परछाई दिखाई पड़ती है। उस काली परछाई को देख नेहा काफी डर जाती है, लेकिन वो उस समय उस परछाई पर ध्यान नहीं देती। दोपहर से शाम हो जाती है और तभी नेहा को स्टोर रूम से किसी के रोने की आवाज आती है। नेहा जब स्टोर रूम जाती है तो वो शीशे में एक कुर्सी पर एक औरत को बैठे देखती है और जब वो पीछे पलटती है तो देखती है कि कुर्सी पर कोई नहीं था। एक बार फिर नेहा शीशे में देखती है और एक बार फिर उसे शीशे में वो औरत दिखाई देती है। नेहा अब उस शीशे में मानो खो सी जाती है कि तभी उस शीशे में से एक काला धुआं निकलता है और नेहा के शरीर में प्रवेश कर जाता है। बस आज रात की बात है और कल रात को नेहा भी उस आत्मा के शिकार हो जाएगी। फिर मैं जाऊंगा विदेश और विदेश में जाकर एक अमीर सी लड़की को अपने प्यार के झांसे में फंसाकर उसके सारे पैसे ऐंठ लूंगा। ठीक उसी तरह जिस तरह मैं नेहा को अपने प्यार के झांसे में फंसाकर उससे सारे पैसे हथिया लिए। विक्रम खुद से ये बात बोल ही रहा होता है कि तभी एक हवा का झोंका विक्रम को छू कर जाता है। उस हवा से विक्रम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो अपने घर के अंदर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि नेहा घर के हॉल में बैठकर जोर जोर से रो रही है। नेहा, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? विक्रम की आवाज सुनते ही नेहा विक्रम की तरफ देखती है। नेहा का चेहरा बेहद ही भयानक और डरावना था। उसे देख विक्रम काफी डर जाता है और जोर से चीख पड़ता है। उसकी चीख सुनकर काजल और सुमित्रा बाहर आते हैं, जहाँ वो नेहा के शरीर में आत्मा को देखकर डर जाते हैं। बस आज की रात तो खुलकर जी ले, क्योंकि कल रात तू मेरा अगला शिकार है। मैं अपने पतले की आग में तुझे जलाकर राख कर दूंगी। इस तरह काला साया नेहा के शरीर से बाहर निकल जाता है और नेहा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। ये देख सभी को काफी डर लगता है। समय गुजरता है और देखते ही देखते दिवाली की रात आ जाती है। दिवाली की रात हर कोई अपने घर की लाइट जलाकर अपने घर में पूजा कर रहा था, तो वहीं तांत्रिक भी कोठी के बाहर एक गोला बनाता है और अपनी तंत्र विद्याओं से रूही की आत्मा को बुलाता है। रूही की आत्मा ने नेहा के शरीर को अपना घर बना रखा था, इसलिए नेहा हवा में उड़ती हुई तांत्रिक के पास आती है। तांत्रिक, तू यहाँ से चला जा, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है और मैं तुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाना चाहती।
लेकिन अगर तू मेरे रास्ते में आने की गलती करेगा तो याद रखना, तेरी मौत का जिम्मेदार तू खुद होगा। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन सच जानने के बाद बता, आखिर तो इन गांव वालों को क्यों मार रही है? क्या मकसद है तेरा? मौत, विक्रम की मौत ही मेरा मकसद है। जिस दिन मैं विक्रम को मार डालूंगी उस दिन मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा और शायद मैं इस गांव को छोड़कर भी चली जाऊंगी। पर क्यों? तू विक्रम को क्यों मारना चाहती है? अरे तेरे मरने के बाद विक्रम ने दूसरी शादी करी है। ये दुनिया तेरी नहीं है। तू अपनी दुनिया में चली जा और विक्रम को उसकी दुनिया के साथ जीने दे। मेरी मौत कोई हादसा नहीं, तांत्रिक मुझे मारा गया है। विक्रम ने मुझे सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि मैं अमीर घराने से नहीं थी। उसने मेरी सुंदरता देख मुझसे शादी करी, लेकिन जब मैं उसे पैसे नहीं दे सकी तो उसने मुझे दिवाली वाले दिन ही इस कोठी के काल कोठरी में जिंदा जला दिया। लेकिन मैं पूरी तरह से जली नहीं थी, और जब ये बात विक्रम को पता चली तो उसने मुझे गोली से मारकर मेरी लाश को जंगल में फेंक दिया। मेरी लाश आज भी जंगल में बरगद के पेड़ के पीछे पड़ी हुई है। तब से मैंने ठान लिया कि जब विक्रम वापस आएगा तो मैं इसे इसकी सजा जरूर दूंगी। नेहा के मुंह से ऐसी बात सुनकर सुमित्रा और काजल की आंखें भर जाती है, पर तांत्रिक कुछ कर पाता उससे पहले रूही नेहा के शरीर को छोड़कर अपने असली रूप में आ जाती है। तो वही नेहा का शरीर नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद रूही विक्रम को मौत के घाट उतार देती है। गांव वाले दिवाली के अगले दिन जंगल में बरगद के पेड़ के पास जाते हैं, जहां वो रूही की लाश देखते हैं। उस लाश को देख अब सभी गांव वालों को काफी दुख होता है और सुमित्रा अपनी बहू का विधि विधान से अंतिम संस्कार कर उसकी अस्थियों को विसर्जित कर देती है, जिसके बाद रूही की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर हर्षपाल की कहानी पर आधारित है। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम राहुल है। ये बात उस समय की है जब मैं IIT कानपुर में इंजीनियरिंग का छात्र था। एक रात करीब 3 बजे होंगे। बाहर चारों ओर अंधकार का साया था। सड़क पर लगा लाइट का खंभा बीच बीच में जल उठता था। सड़क सुनसान थी और कभी कभी कोई कार सन्नाटे को चीरती हुई आती, फिर सब सुनसान हो जाता। सड़क के पास ही एक अपार्टमेंट में मैं और मेरा सहपाठी वरुण सो रहे थे। अचानक मेरी नींद टूटी और मुझे जोरों की प्यास लगने लगी। मैं पानी पीने चला गया, तभी मैंने खिड़की से कोई परछाई देखी। मैं डर गया। मैंने धीरे से खिड़की खोली और नीचे सड़क की ओर देखा। बाहर का नजारा देखकर मैं सहम गया। मैं भागकर वरुण के पास आया। वरुण, वरुण, जल्दी उठ और बाहर देख। क्या हुआ? जरा बाहर तो चलकर देख। हम दोनों बाहर आ गए। हमने जो देखा उसे देखकर हमारे होश उड़ गए। शरीर से पसीने छूटने लगे। शरीर एक जगह जम गया। सामने एक लाश थी। उसका सिर धड़ से अलग था। उसने काले कपड़े पहन रखे थे और वो कोई तांत्रिक लग रहा था। उसके शरीर पर बड़े बड़े नाखून के निशान थे। उसने बहुत ज्यादा मालाएं पहन रखी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी वरुण को तांत्रिक के गले में कुछ दिखाई दिया। वो एक लॉकेट था। उसने मुझे लॉकेट दिखाते हुए कहा, यार ये लॉकेट कितना सुंदर लग रहा है, इसे मैं ले लेता हूँ। यहाँ चारों ओर कोई भी नहीं है, किसी को क्या ही पता चलेगा। नहीं, हमें इसे नहीं लेना चाहिए। कहा जाता है कि मरे हुए लोगों का सामान नहीं लेना चाहिए, हमें खतरा हो सकता है। मेरे खूब समझाने पर भी वरुण नहीं माना। इतने में वहाँ और लोग इकट्ठा हो गए। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आ गई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हम अपने घर लौट आए। वरुण बाथरूम में चला गया। मैं लेटा ही था कि मुझे चीख सुनाई। वो चीख बाथरूम से आई थी। मैं दौड़कर बाथरूम की तरफ गया। जब मैं बाथरूम में पहुंचा तो मैं ये देखकर सुन्न रह गया कि बाथरूम के अंदर खून पड़ा था। मेरा शरीर सुन्न रह गया। मैं पसीने से तर हो गया। बाथरूम की खिड़की टूटी हुई थी। मैं घबरा गया। मैंने खिड़की से बाहर झांका। बाहर का नज़ारा देखकर मैं सहम गया। बाहर वरुण लहूलुहान पड़ा था। उसकी मौत हो चुकी थी। मैं जैसे नीचे जाने के लिए पीछे मुड़ा, मेरा ध्यान बाथरूम के शीशे पर गया। वहाँ खून से कुछ लिखा था, जिसे पढ़कर मुझे सारा माजरा समझ आ गया। उस पर लिखा था, मुझे वो लॉकेट दे दो वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा, रागिनी। मैं नीचे गया। मैंने वरुण के हाथों से वही लॉकेट देखा। मैंने लॉकेट लिया
मैं अपने दोस्त की मृत्यु से बहुत दुखी हुआ। मैंने उसका देह संस्कार किया और बात की तह तक जाने के लिए निकला। मैं एक तांत्रिक को जानता था। मैं उसके पास गया। मैंने तांत्रिक से सारी बात बताई और कहा, बाबा मैं इसकी तह तक जाना चाहता हूँ। इस लॉकेट से मुझे भी खतरा है। जब तक ये लॉकेट मेरे पास रहेगा रागिनी मुझे मारने का प्रयत्न करेगी। अब आप ही मुझे उससे बचा सकते हैं। बेटा तुम इस लॉकेट को हनुमान जी के मंदिर में उनकी मूर्ति के पीछे रख देना। उसके बाद मैंने वैसा ही किया। अब मुझे कोई खतरा नहीं था, पर मैं उस लॉकेट को ज़्यादा दिनों तक मंदिर में नहीं रख सकता था, इसलिए मैं जल्दी से काम पर लग गया। मैंने पिछले कुछ दिनों के सारे अखबार देख डाले, पर मुझे कुछ न मिला। परंतु जैसे ही मैं कुर्सी से उठा मुझे नीचे गिरा एक अखबार नजर आया। मैंने उसे उठाया, तभी मुझे रागिनी द मिस्टीरियस स्टोरी नाम से एक आर्टिकल नजर आया। मैंने उस अखबार से एड्रेस लिया और रागिनी के घर की तरफ चल पड़ा। जब मैं रागिनी के घर पहुंचा तो घर पर ताला लगा था। मैंने पड़ोसी से जाकर पूछा, अंकल क्या आप जानते हैं कि आपके पड़ोसी कहाँ हैं? बेटा अब इस घर में कोई नहीं रहता। इस घर में पंडित दीनानाथ और उसकी बेटी रहते थे। करीब 2 हफ्ते पहले उनकी बेटी गायब हो गई और इस दुख के मारे दीनानाथ जी भी चल बसे। क्या आप जानते हैं कि रागिनी कहाँ गई? बेटा वो रोज कॉलेज जाया करती थी, पर एक दिन वो घर नहीं लौटी। क्या पता कहाँ गई। तो आप लोगों ने उसकी खोज की? बेटा अमीरों की सब सुनते हैं, गरीबों की कौन सुनता है। बेचारा दीनानाथ देह त्यागने से पहले हर जगह फिरा, किंतु उसकी बेटी का पता न चला। FIR भी कराई, परंतु कुछ पता नहीं चला। क्या आप मुझे उसके कॉलेज का एड्रेस दे सकते हैं? हाँ बेटा। उन्होंने मुझे कॉलेज का एड्रेस दे दिया। अगर आप इजाज़त दें तो मैं रागिनी के घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तुम तलाशी ले सकते हो। और ये कहकर उन्होंने मुझे रागिनी के घर की चाबी दे दी। मैं रागिनी के घर गया। जब मैं रागिनी के कमरे में पहुंचा और मैंने उसकी हर चीज़ देखी, वहाँ मुझे एक इत्र की शीशी दिखाई दी। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया और घर के बाहर आ गया। रागिनी के घर पर तलाशी के दौरान मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। अब मैं उसके कॉलेज जाने की तैयारी करने लगा। जब मैं उसके कॉलेज की तरफ जा रहा था तो मैंने वहाँ रास्ते में एक दुपट्टा देखा। सड़क के दोनों ओर सुनसान जंगल था। मैं आश्चर्य में पड़ गया। पीले रंग का दुपट्टा, जिससे उस इत्र की ही महक आ रही थी जो मैंने रागिनी के कमरे में एहसास किया था। मैंने दुपट्टा उठाया और जंगल के अंदर की तरफ चलने लगा। कुछ दूर चलने पर मुझे गुफा दिखाई दी। मैं डरते डरते गुफा के अंदर गया। वहाँ का नज़ारा देख मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सामने राक्षस की बड़ी सी मूर्ति थी। उसके नीचे रागिनी का शरीर था। उसकी गर्दन अलग पड़ी थी। खून के छींटे राक्षस के मुंह पर लगे थे। पास ही बलि का सामान था। मैंने उस तांत्रिक की तस्वीर को भी वहाँ देखा, जिसकी लाश मैंने और वरुण ने अपने घर के नीचे देखी थी। मैं सब समझ गया कि रागिनी की मृत्यु के पीछे क्या राज है। मैं वहाँ से कुछ दूर चला ही था कि वहाँ मुझे एक व्यक्ति दिखाई दिया। उसे गुफा के बाहर एक पेड़ से बंदी बनाया गया था। उसने तांत्रिक के समान काले कपड़े पहन रखे थे। गले में बड़ी बड़ी मालाएं थी। माथे पर भस्म लगी हुई थी। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, कौन हो बेटा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मेरे हाथ में पकड़े हुए उस दुपट्टे को देखते हुए उन्होंने पूछा, ये दुपट्टा तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने बड़े आश्चर्यपूर्वक पूछा, आप इस दुपट्टे के बारे में कैसे जानते हैं? और कौन है जो मुझे नहीं छोड़ेगी? ये आप क्या कह रहे हैं? और आपको यहाँ बंदी किसने बनाया है? मैंने उस व्यक्ति को खोलने की चेष्टा की, परंतु उन रस्सियों में काली शक्ति का जादू था। मैं चाहकर भी उसे खोल नहीं पाया। तांत्रिक बोला, बेटा तुम चाहकर भी इन्हें नहीं खोल सकते। जिस गुफा से तुम अभी आ रहे हो वो मेरे शिष्य कालीनाथ की गुफा है। वो अमर होना चाहता था। अमर होने के लिए उसने दैत्य दानव की कठोर से कठोर साधना की। एक रात वो अपनी साधना पूरी करके फल की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी हवन कुंड की अग्नि से एक राक्षस निकलकर उसके समक्ष आया। उसने कालीनाथ से कहा, अगर तू अमर होना चाहता है तो तुझे बलि देनी होगी। एक कुंवारी लड़की की बलि। वो लड़की जो सुबह इस रास्ते से सबसे पहले गुजरे, उस लड़की की बलि दे।
और संसार की समस्त शक्ति को अपने अधीन कर ले। इतना कहकर राक्षस वहां से चला गया। उस दिन कालीनाथ बहुत खुश हुआ। उसने सारी बात मुझे बताई। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मैंने उससे कहा, देखो वत्स, बुराई चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, वो कभी अमर नहीं बन सकती। ऐसा होना सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करना है। मेरे खूब समझाने पर भी वो नहीं माना और वहां से गुस्से में चला गया। जाते समय मैंने उससे कहा, देखो वत्स, यदि तुम ऐसा कार्य करोगे तो मुझे स्वयं तुम्हें रोकना होगा। उस वक्त तो उसने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। अगले दिन जब मैं सो रहा था, उसने मेरी दी शक्ति के द्वारा मुझे कैद कर दिया। अगले दिन सवेरे जब रागिनी अपने कॉलेज के लिए निकली तो कालीनाथ ने उसे पकड़कर गुफा में कैद कर दिया। वो लड़की चिल्लाती रही परंतु पापी ने उसे नहीं छोड़ा। उसने रागिनी की बलि देकर राक्षस की भूख शांत की। बदले में राक्षस ने उसे शक्तियों से भरा एक लॉकेट दिया और कहा, जो भी इस लॉकेट को धारण करेगा वो संसार में व्याप्त सभी काली शक्तियों का स्वामी हो जाएगा। परंतु इतना ध्यान अवश्य रखना, ये शक्तियां तुम पर हावी न होनी पाए। इस लॉकेट की वजह से रागिनी ने तांत्रिक को मारा। रागिनी की सारी शक्ति इस लॉकेट में है, इसलिए वो इस लॉकेट को हासिल करना चाहती है। परंतु बाबा, जब हम तांत्रिक की लाश के पास पहुंचे थे तब भी लॉकेट वहीं था, और जब मैं वरुण की लाश के पास पहुंचा तब भी लॉकेट वरुण के हाथ में ही था। रागिनी को लॉकेट ले जाने का अवसर 2 बार मिला, फिर उसने लॉकेट क्यों नहीं लिया? बेटा, रागिनी लॉकेट खुद हासिल नहीं कर सकती। रागिनी को लॉकेट तभी स्वीकृत होगा जब कोई खुद अपने हाथों से उसे लॉकेट दे, और यदि उसे एक बार लॉकेट मिल गया तो वो शक्तिशाली हो जाएगी। फिर उसे रोकने का कोई साधन नहीं होगा। बाबा, क्या कोई उपाय है जिससे रागिनी की आत्मा को मुक्ति मिल सके? बेटा, हमें उस लॉकेट को नष्ट करना होगा। लेकिन बाबा, उसे तो हम अभी भी नष्ट कर सकते हैं ना? बेटा, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा नहीं है। उस लॉकेट को तभी नष्ट किया जा सकता है जब पूर्णिमा की रात हो और चंद्रमा बिल्कुल तुम्हारे सिर पर हो, तभी उसे मारा जा सकता है। तो ठीक है बाबा, मैं उस लॉकेट को लेकर आता हूँ। आप बस इतना बता दीजिए कि पूर्णिमा की रात कब है? बेटा, तुम्हें जल्दी करनी होगी। पूर्णिमा की रात आज ही है। इसके बाद मैं लॉकेट लेने चला गया। जब मैं लॉकेट लेकर लौटा तो मैंने जो देखा उसे देखकर मैं सुन्न रह गया। मेरा शरीर पसीने से तर हो गया। तांत्रिक का शरीर खून से सना हुआ था। उसकी गर्दन रागिनी के हाथों में थी। रागिनी की लाल लाल आंखें, बड़े बड़े नाखून, भयानक चेहरा था। वो तांत्रिक को नोच नोच कर खा रही थी। मैं ये सब देखकर घबरा गया। मेरे पसीने छूटने लगे। मैंने जल्दी से अपनी बाइक ली और भागने लगा। रागिनी ने मुझे देख लिया। वो मेरे पीछे आने लगी। मैंने बाइक तेज कर ली। वो अभी भी मेरे पीछे आ रही थी। रात हो चुकी थी। कुछ दूर चलकर मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे पीछे नहीं है। सुनसान जंगल में आकर मेरी बाइक का पहिया जाम हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे मैंने नीचे देखा तो मैं आश्चर्य में पड़ गया। डर ने मुझे घेर लिया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जमीन से 2 हाथ निकले हुए थे और मेरे बाइक के पहिए को पकड़े हुए थे। ये देखकर मेरी चीख निकल गई। मैं बाइक को वहीं छोड़ आगे की ओर दौड़ा। मेरी बाइक मेरे पीछे पीछे आ रही थी। अचानक मुझे ठोकर लगी और मैं गिर गया। बाइक मेरे निकट आती जा रही थी। अचानक मेरी बाइक मेरे दोनों पैरों पे चढ़ गई। मेरे दर्द के मारे चीख निकल गई। मेरे पैर की हड्डी टूट चुकी थी। पैर में खून बह रहा था। मैं हाथों के सहारे सरक सरक कर सड़क के किनारे आया। मेरी बाइक वहीं आकर मेरे पास गिर पड़ी। मैं दर्द से करा रहा था। अचानक मेरी नज़र एक ट्रक पर गई। ट्रक ड्राइवर की आंखें लाल थी। वो पूरी स्पीड से मेरी तरफ ही आ रहा था। उस पर रागिनी की आत्मा ने कब्जा कर लिया था। मैंने जल्दी से अपनी जेब से वो कागज़ निकाला जिस पर रागिनी का आर्टिकल लिखा था, क्योंकि उस कागज़ के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं था। मैं अपनी बाइक के पास सरकते हुए गया। मैंने अपनी बाइक को न्यूट्रल कर रेस छोड़ दी और कागज़ को पेट्रोल में भिगोकर इंजन के पास लगा दिया। कागज़ में आग लग गई। मैंने देखा चांद सर के ऊपर था।
ट्रक अभी भी मेरी तरफ ही आ रहा था। मैंने लॉकेट को आग में रख दिया। कागज के साथ लॉकेट भी जल गया। लॉकेट के जलते ही ट्रक में भी आग लग गई और रागिनी का अंत हुआ। उसे मुक्ति मिल गई। परंतु उस दिन मैंने अपने दोनों पैरों और अपने दोस्त को खो दिया। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। हम ज़रूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियाँ सुनने के लिए।